साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी जून में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है, यह मेक आईएएस संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज पहले कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में जो टेस्ट था, उसमें हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। और एक बात और आपसे बता दूँ कि ये जो आपका टेस्ट पेपर है, ये आपका केवल पीसीएस के लिए ही नहीं, बल्कि जो बीपीएससी की परीक्षा होनी है, या एमपी पीसीएस हो गया, या आपका उत्तराखंड पीसीएस, इन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें डीटी जो है, ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। देखिए, पहले समझ लीजिए प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे डीडीटी है, प्लास्टिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। वहीं द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों की अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में पैन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ओजोन और आपका अमोनिया, ये जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाहिर माथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, यह एक समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, गाहिर माथा समुद्री तट ओलिव रिडले के प्रजनन एवं नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये गाहिर माथा जो समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ओडिशा का पहला एवं एकमात्र अभ्यारण्य क्षेत्र है जो भितरकनिका मैंग्रोव को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ध्यान रखिए कहां पर स्थित है। अगला है, मानव एवं जैव मंडल MAV कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे 1992 में 1992 में प्रारंभ किया गया था, तो यह कथन गलत है। इसे 1971 में प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करना है, यह कथन आपका सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां थोड़ी सी चीज और याद रखिएगा कि यूनेस्को ने 1971 में 1971 में जैव विविधता के संरक्षण हेतु मानव एवं जैव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये शॉर्ट में NTCA कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है। इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित किया गया था, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि इसे जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि पर्यावरण और वन मंत्री के द्वारा की जाती है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? तो पहला सही है, दूसरा और तीसरा सही नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखिए, जैव ईंधन के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पहली पीढ़ी के जैव ईंधन बनाने के लिए खाद्य फसलों का प्रयोग किया जाता है, यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। देखिए, जैसे कि आपका गेहूं और चीनी जैसे जो खाद्य फसल होते हैं, इनका इस्तेमाल बायोडीजल के लिए तेल बीजों के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा, दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन हेतु विशेष रूप से इंजीनियर्ड शैवालों का उपयोग किया जाता है, तो यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर केवल आपका पहला कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थोड़ी चीजें और देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के तहत क्या आते हैं? दूसरी पीढ़ी के जो जैव ईंधन होते हैं, इसके लिए गैर खाद्य फसलों का उपयोग किया जाता है। पहली पीढ़ी में खाद्य फसलों का इस्तेमाल होता है, दूसरी पीढ़ी में गैर खाद्य फसलों का। और ईंधन की तैयारी में लकड़ी, घास, बीज फसलों, जैविक अपशिष्ट जैसे फीड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। जबकि जो यहां पर विकल्प में दिया गया है, ये तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन के लिए होता है। जबकि चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन में क्या होता है? इसका उद्देश्य न केवल संधारणीय ऊर्जा का उत्पादन करना है, बल्कि साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड के उद्ग्रहण अर्थात कैप्चरिंग और भंडारण का तरीका भी है, चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन। आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है, तो दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, यह समझौता जून 1992 में 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो में, उसके दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को यह जो इसे लागू किया गया। वर्ष 1995 से लगातार आपका जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का समझौता, इसे UNFCCC है, की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।
और इसकी जो वार्षिक बैठकें होती हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज या COP के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत वन स्थित रिपोर्ट, यहाँ पे ये प्रश्न पुराना है चूंकि वन स्थित रिपोर्ट 2021 आ गई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प है उस हिसाब से मैं मॉडिफाई करके आपको बता दे रहा हूँ। इसके अनुसार 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण पिछले आकलन अर्थात 2019 के तुलना में यहाँ पर जो 54 है, यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 17 वर्ग किलोमीटर जो है वो अधिक हुआ है, बढ़ा है 2021 के भारत वन स्थित रिपोर्ट में। दूसरा कथन, मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर क्या है, 2021 के अनुसार क्या है, मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य में सबसे नंबर 1 पे उड़ीसा है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटका है। आगे चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका मुख्यालय भोपाल में नहीं, इसका मुख्यालय उत्तराखंड के देहरादून में, तो ये गलत हो गया। दूसरा, इसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व की गई थी, नहीं, इसकी स्थापना आपकी स्वतंत्रता के बाद होती है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह करता क्या है, तो यह नियमित आधार पर देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है और यही कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना कैसे होती है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग जो कि 1976 में यह आयोग था, इसने अपनी रिपोर्ट में देश के लिए एक नियमित आवधिक और व्यापक वन संसाधन सर्वेक्षण के लिए इस FCI अर्थात भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना की सिफारिश की थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओजोन क्षयकारी पदार्थ कौन है। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अर्थात CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है। तो ये तीनों के तीनों हैं, इसलिए आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हेलॉन्स ये भी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे वॉन चैलेंज के नाम से जानते हैं, नहीं, इसे वॉन चैलेंज के नाम से नहीं बल्कि वॉन अभिशमय के नाम से जानते हैं। वॉन चैलेंज दूसरी चीज है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, इसे 1979 में अपनाया गया था, यह कथन आपका सही है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब वॉन चुनौती की बात कर लें, ये क्या है, तो वॉन चैलेंज या वॉन चुनौती एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर वनीकृत एवं बंजर भूमि पर 2020 तक जो है और 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर 2030 तक वनस्पतियां उगाई जाएंगी। पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 जिसे COP26 के नाम से भी जानते हैं में भारत ने स्वैच्छिक रूप से बोन जो चुनौती है इस पर स्वीकृति दी थी। आगे चलते हैं। अम्ल वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी वर्षा का मान 5 से कम होता है, नहीं, ऐसी वर्षा का मान जो है 5.6 से कम होता है। 5 होने का मतलब ये एसिड रेन है ही है। दूसरा, अम्ल वर्षा के कारण मृदा का चीबड़ हो जाता है, चीबड़ नहीं होता है बल्कि चीकम होता है। क्या होता है, चीकम होता है। तीसरा, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा आदि अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित हैं, तो ये वाला कथन सही है, तो आपका केवल सी ऑप्शन तीसरा वाला कथन सही है। देखिए, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं फार्मिक अम्ल है। अम्ल वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण के कारण होता है। आगे चलते हैं। वैश्विक अपशिष्ट डंपिंग के खिलाफ वेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, इसे मूल रूप से मार्च 1994 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पानी के जहाजों के समान संचालन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट इसके तहत आते हैं, यह भी आपका सही है, तो दोनों कथन यहां पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, परंतु वो अपशिष्ट जिसको किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा कवर किया जाता है उसको इस कन्वेंशन के दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा फैक्ट कि बेसल एक्शन नेटवर्क के अनुसार 1995 में 1995 में बेसल कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य की रक्षा और खतरनाक कचरे के दुष्प्रभावों के खिलाफ पर्यावरण की रक्षा के लिए किया गया था। ये जो बैन है ये एक संयुक्त राज्य आधारित चैरिटी संगठन है। बैन मतलब बेसल एक्शन नेटवर्क जो है ये एक संयुक्त राज्य आधारित चैरिटी संगठन है। इस बेसल एक्शन नेटवर्क पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की दूसरी बैठक में निर्णय लिया गया और इसे मूल रूप से मार्च 1994 में अपनाया गया था, जो कि आपके कथन 1 में कहा गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कर्ण वाला प्रश्न है। कथन है कि जहां उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग है वहां DO डिमांड ऑक्सीजन कम होगा, बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, ऑक्सीजन की जो कारण है, ऑक्सीजन की मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्या न करने की वजह से। यहां ध्यान रखिएगा, जल प्रदूषक की माप या मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग के द्वारा मापा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मार्बल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायु संबंधी घटना, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड है, यह भी कथन सही है, दोनों कथन यहां पर सही है। अब देख लेते हैं कि मार्बल कैंसर होता क्या है। तो ऑक्सीजन और नमी से मिलकर के यह सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के गुंबद और मीनारों पर एक प्रकार का फंगस लेपती रही है, जिसे विशेषज्ञ मार्बल कैंसर कहते हैं। मथुरा परिष्करण शाला से निकलने वाला प्रदूषित धुआं आगरा के स्वाभाविक स्तर से दुगना अधिक है। ताजमहल के संगमरमर पर इसका संक्षारक प्रतिघात होता है और इसलिए इस घटना को ऐसा नाम दिया गया है मार्बल कैंसर का। आगे चलते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं कथन कारण का। कथन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB एक सांविधिक संगठन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कारण इसका क्या दिया गया है, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था, यह गलत है। सही क्या है, इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन शक्तियां और कार्य सौंपे गए थे। तो यहां पर पहला कथन तो सही है, कारण गलत है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा कालीन लिपि सामान्यतः दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। इसे पढ़ लिया गया नहीं, इसे अभी नहीं पढ़ा जा सका है, तो इसमें केवल पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, बिल्कुल सही है। कोसल राज्य में बुद्ध ने सर्वाधिक प्रचार किया था, यह भी बात सही है। तीसरा कथन देखते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मगध साम्राज्य में होती है, यह भी सही है। डी ऑप्शन, महायानी जो है बुद्ध को शिक्षक मानते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि महायानी बुद्ध को देवता मानते हैं और उनकी पूजा मूर्ति बना करके करते हैं, जबकि हीनयानी जो होते हैं वो बुद्ध को शिक्षक मानते हैं तथा उनके प्रतीकों तथा संबद्ध स्थलों को महत्व देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेतांबरों के नेता भद्रबाहु थे, नहीं, भद्रबाहु जो है ये श्वेतांबरों के नहीं बल्कि दिगंबरों के नेता थे। श्वेतांबरों के नेता जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। दूसरा, मक्खल गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने ये जो है नियतिवादी थे, तो यहां पर देखिए सही कौन सा है, बी ऑप्शन, ये नियतवादी थे। 6 वर्षों तक महावीर के साथ रहे, बाद में आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। बिंदुसार ने इस धर्म को अर्थात आजीवक धर्म को संरक्षण दिया तथा अशोक एवं दशरथ ने इनके लिए गुफाएं प्रदान की, इनके अनुयायियों के लिए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला, आहार संस्कृति के लोग पत्थर निर्मित गृहों में रहते थे, बिल्कुल सही बात है। महदहा तथा शराय नहर राय मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, ये भी सही है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के सबसे ज्यादा स्थल पश्चिमी महाराष्ट्र में मिलते हैं, ये भी बात सही है। तीसरा, डी ऑप्शन, चित्रित मृदुभांड का प्रयोग सबसे पहले सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था, नहीं, ये वाला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि चित्रित मृदुभांड का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाणिक लोगों ने ही किया था, तो यहां पर डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहां युग्म समाधान के सवाधन के साक्ष्य प्राप्त हुए और इस प्रकार 3 युगल समाधियां यहां पर प्राप्त हुई हैं, तो सही है। यहां से आटा पीसने के 2 पार्ट मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के में एकमात्र उदाहरण है। कहां पर? लोथल में। लोथल कहां है? गुजरात में। तो इस प्रकार से यहां पे दोनों सही है, तो कौन सा सही नहीं है? तो दोनों सही, इसलिए डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनका सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऐहोल अभिलेख में किया गया है, सही बात है। यह स्वयं को राम का वंशज मानते थे, नहीं, ये स्वयं को राम का वंशज नहीं मानते थे, बल्कि राम के भाई लक्ष्मण का वंशज मानते रहे हैं, तो यहां पर कौन सही नहीं है? बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, दूसरा वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था, यह कथन गलत है, क्योंकि ये आपका चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशी प्रथम का पौत्र था तथा चालुक्य वंश के चौथा राजा था, जिसने 609 से 642 तक राज्य किया।
यह हर्षवर्धन का समसामयिकी या समकालीन था तथा प्रतिद्वंदी था और वह हर्षवर्धन से पराजित हुआ, यह कथन गलत है, क्योंकि 620 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पर हर्ष के आक्रमण को विफल कर दिया था। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? यहाँ पे दोनों में से कोई सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना या शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। बिल्कुल सही बात है। इस काल में अधिकतर लोग राजा के दैवीय अधिकार को मानते थे, यह भी बात सही है। गुप्त युग में मंत्रिपरिषद मौजूद नहीं थी, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि गुप्त युग में मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, मतलब ये संस्था थी। और दूसरा चीज याद रखिएगा कि इस समय राजपद अधिकतर वंशानुगत था। तो कौन सा सही है? पहला और दूसरा सही है, ए ऑप्शन। अधिकारियों के एक विशेष वर्ग का नाम कुमारा मात्य था। आगे चलते हैं, किस गुप्त शासकों ने हुड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। किसने? स्कंदगुप्त ने। हुड़ों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में होता है। स्कंदगुप्त ने हुड़ों को बुरी तरह परास्त किया तथा उन्हें देश के बाहर तक खदेड़ दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हुड़ों को मलेच्छ कहा गया है। आगे चलते हैं, भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारतीय क्षेत्रों पर प्रथम सफल अरब आक्रमण से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्षेत्र पर स्थल मार्ग से होता है। अरब आक्रमण जो है इस क्षेत्र पर होता है। इस समय जो यहाँ सिंध का शासक था कौन था? दाहिर था। इसके बाद अरबों ने मीर कासिम के नेतृत्व में मुल्तान पर 713 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम ही था। अगला देखते हैं, इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। बिल्कुल सही बात है। वह ऐबक वंश का तुर्क शासक था। नहीं, यह ऐबक वंश का नहीं था, बल्कि यह इलबारी वंश का शासक था। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठता है, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के निकट जड़ नामक के स्थान पर हरा दिया जाता है, जिसमें आराम शाह को पराजित कर देता है। ये इस प्रकार यहाँ पर ऐबक वंश के बाद चूंकि ऐबक वंश समाप्त होता है और इल्तुतमिश के द्वारा इलबरी वंश का शासन प्रारंभ होता है। तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह रणथंबोर जीतने वाला प्रथम तुर्क शासक था। यह भी आपका सही है। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और याद रखिएगा कि इल्तुतमिश को गजनी के शासक यालदूज से यालदूज से दास मुक्ति पद प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इन्होंने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया? नहीं, यह कथन गलत है। द्वैतवाद का नहीं, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैत, जिसके अनुसार ईश्वर तथा दृश्य जगत में कोई अंतर नहीं है। इनका कालखंड कौन सा रहता? 788 से लेकर के 820 ईस्वी तक। इसके अतिरिक्त अन्य को देखें, इनके दर्शन को बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रेरित माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, ये भी सही है। इनके गुरु गोविंदाचार्य थे, ये भी सही है। आगे चलते हैं, एक तरफ एक सूची सिख गुरु की है, दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए कार्य की है। तो इसका हमें मिलान करना है। देखिए, गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ये गुरु रामदास अमृतसर के संस्थापक, 3 से मिला दीजिए। गुरु नानक देव, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु अर्जुन देव, स्वर्ण मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहां विकल्प देखें यदि, तो ये आपका बी विकल्प जो है 1, 3, 4, 2 ये सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की और गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना का संगठन किया। आगे चलते हैं, संत तुकाराम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह शिवाजी के समकालीन थे। बिल्कुल सही बात है। वह शिवाजी के दरबारी कवि थे। तो ये किसी भी राजा के दरबारी कवि नहीं थे। ठीक है, इन्होंने कभी दरबारी जीवन को स्वीकार नहीं किया था। तीसरा, इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को स्वीकार किया। सही बात है। इन्होंने हिंदू मुसलमान एकता पर बल दिया। यह भी सही बात है। इन्होंने वरकारी पंथ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, अकबर का कार्य कौन सा नहीं है? सती प्रथा पर रोक, बिल्कुल लगाता है। विवाह योग्य आयु का निर्धारण, ये भी करता है। इलाही संबंध नामक नया कैलेंडर जारी करता है, ये भी सही है। दिल्ली को राजधानी बनाता है, नहीं, दिल्ली को नहीं, बल्कि किसको बनाता है? फतेहपुर सीकरी को बनाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। मार्च 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो गैर मुस्लिम जन से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, उसको बंद करवा दिया। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया।
1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। इसके अतिरिक्त अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन टीपू सुल्तान के संदर्भ में सही है? वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था, बिल्कुल सही बात है। उसने नई मुद्रा, ढलवाई तथा नाप तौल की नई विधि अपनाई, ये भी बात सही है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा, टीपू ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात क्लाइव से श्रीरंगपट्टनम की संधि की, तो ये गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की हार के पश्चात कॉर्नवालिस ने उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य किया, न कि द्वितीय में। तो यहां पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान 18वीं सदी में मैसूर का शासक था। वह हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में गद्दी पर बैठता है। आगे चलते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। कब होता है? 1764 में होता है। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब मीर कासिम शामिल थे। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों द्वारा अपनी प्रथम कोठी की स्थापना कहां की गई थी? सूरत में की गई थी। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उनके मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में की गई थी। आगे चलते हैं। कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है, मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। किसका था? कर्जन का। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी की जीवनी को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। आगे चलते हैं। धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना राजा राधाकांत देव ने की थी, बिल्कुल सही बात है, 1830 में बेंगलोर में। 1830 में बेंगलोर में। दूसरा, इसकी स्थापना या इसका उद्देश्य सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध करना था, यह भी सही है। तो दोनों कथन यहां पर सही हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें 1882 में सरकार के द्वारा 4 माह का कारावास दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराज की प्रति धृष्टता करने पर कड़ी शब्दों में निंदा की थी। कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष ही बनते हैं। उसके बाद 1941 से 1945 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो सका, इसलिए इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी जी द्वारा प्रारंभ हरिजन का प्रथम यरवदा सेंट्रल जेल, हरिजन का जो प्रथम अंक था वो यरवदा सेंट्रल जेल से प्रकाशित किया गया था, ये भी सही है। कथन ये आपका सही है। दूसरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के समय कहा था। नहीं, ये कथन इनका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, यहां पर इनके द्वारा यह कथन कहा गया था। तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। एक सेकंड। और यहां ध्यान रखिएगा कि जो हरिजन का प्रथम अंक है ये कब प्रकाशित किया गया था? 11 फरवरी 1933 को। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित कौन सा है? सही सुमेलित है, देखिए, विस्कोमीटर द्रवों की सांद्रता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र, यह भी सही है। वाट मीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र, नहीं, वाट मीटर क्या होता है? विद्युत शक्ति मापने का होता है, विद्युत धारा नहीं बल्कि विद्युत शक्ति मापने का यंत्र होता है। पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन कांड का। कथन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह सीवी रमन की खोज
रमन प्रभाव के प्रकाश में आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रही है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्टीमीटर यंत्र से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। टैकोमीटर से वायुयानों की गति मापी जाती है, ये भी सही है। इससे ऊंचाई और इससे गति मापी जाती है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि के संचरण हेतु केवल ठोस माध्यम आवश्यक है। नहीं, ठोस कोई ना कोई माध्यम चाहिए, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई एक माध्यम होना चाहिए। निर्वात में ये नहीं चल सकता है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। दूसरा, ध्वनि के वेग पर ताप का भी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है, पड़ता है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है। तापक्रम में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ध्वनि के वेग में 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। और यहां ध्यान रखिएगा कि ध्वनि जो है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। आगे चलते हैं, एक्स किरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के किसी भारी लक्ष्य वस्तु पर टकराने से उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल सही है। चिकित्सा में इनका उपयोग टूटी हड्डी तथा फेफड़ों के रोगों का पता लगाने में किया जाता है। दोनों कथन यहां पर सही हैं और आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी खोज किसने की थी? एक्स किरणों की रोन्टज ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, पदार्थ के अणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, बिल्कुल रह सकता है। परमाणु जो है वो मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, अणु रह सकता है। तो कौन सा सही नहीं है? तो आपका दूसरा कथन सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, रेडियो सक्रिय समस्थानिकों की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज में होता है। नहीं, रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग जो है वो अस्थि रोगों के इलाज में किया जाता है, ना कि सोडियम का। रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग जो है, सोडियम जो दिया गया है, इसका उपयोग जो है रुधिर परिसंचरण में, या जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है उसमें उत्पन्न किसी प्रकार के विकार को ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा वाला सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, परमाणु रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें ऊर्जा की प्राप्ति अनियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। नहीं, अनियंत्रित नहीं होती बल्कि नियंत्रित होती है। कौन सही है? पहला वाला केवल सही है, दूसरा गलत है। नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल अर्थात D2O तथा ग्रेफाइट की क्षण का प्रयोग किया जाता है, जबकि शीतलक के रूप में सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अम्लों के उपयोग के संदर्भ में सही युग में नहीं है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में, सही बात है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में। एसिटिक अम्ल अम्लराज बनाने में नहीं होता है। देखिए, अम्लराज बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अम्लराज बनाने में, रंग एवं औषध निर्माण में होता है, जबकि एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल विलायक के रूप में, सिरका निर्माण में, एसीटोन बनाने में, खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में होता है। आगे चलते हैं, एक आदर्श ईंधन या उत्तम कोट के ईंधन की में विशेषताएं होनी चाहिए क्या? ईंधन सस्ता व आसानी से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए, नहीं, उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो दूसरा गलत है। इसमें आवासशील पदार्थों की मात्रा कम होनी चाहिए, ये कथन भी आपका सही है। तो पहला और तीसरा यहां पर सही है। कौन सही है? पहला और तीसरा, अर्थात बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, 126 का बी। आगे चलते हैं, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नहीं, इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी कहते हैं या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कहाँ पे? औषधि के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए, सही है। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी ये रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन करना, इसके तहत नहीं आता है। रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन जो है वो पैथोलॉजी के तहत किया जाता है, जबकि पैरासिटोलॉजी के तहत जो है परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर आपका कौन सही है? यहां पर सही कौन सा है ये पूछा है, तो देखिए एक सेकंड, कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो तीसरा वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 129 वर्णांधता के संदर्भ में, कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक संक्रामक रोग है, नहीं, यह वंशानुगत रोग है परंतु संक्रामक नहीं है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, वर्णांध पुरुष लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता, सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं इथिलीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गैसीय रूप में पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है। एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है, ये भी सही है, तो दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एथिलीन, इसका निर्माण जो है पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। एथिलीन के द्वारा पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती है। यह पौधों की पत्तियों एवं फलों के झड़ने की क्रिया को नियंत्रित करता है। पौधे के विभिन्न भागों की सुषुप्ता अवस्था को समाप्त कर इसे अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। एथिलीन हार्मोन जो होता है ये फलों के पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गुलेटिन्स आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागत का नियंत्रण करता है, ये गलत है, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि हिस्टोन जो होता है, हिस्टोन स्पेलिंग है HISTON हिस्टोन, यह न्यूक्लियो प्रोटीन है जो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशानुगत का नियंत्रण करता है, जो यहां पर लिखा गया है। दूसरा, साइटोक्रोम श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। साइटोक्रोम जो है यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही है। और जो ग्लूटिन्स है ये अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 132, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो कौन सा विटामिन नहीं है? बी, विटामिन बी जो है, देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी एंड सी, तो जो जल में घुलनशील होगा वो वसा में घुलनशील नहीं होगा, तो ये दोनों जल में घुलनशील है परंतु वसा में घुलनशील नहीं है, बी और सी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी अवधि तक भोजन की मात्रा कम लेने से उत्पन्न स्थिति को अल्पोषण कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लंबी अवधि तक अत्यधिक भोजन लेने से उत्पन्न स्थिति को अतिशय पोषण कहते हैं, दोनों कथन यहां पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दो वक्तव्य दिए गए कथन कांड का। कथन है सेब एक असत्य फल है, बिल्कुल सही बात है, इसमें फल बनने में पुष्प के साथ अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं, तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा फल के बारे में देख लें। फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट और दूसरा असत्य फल फॉल्स फ्रूट। सत्य फल क्या होता है? यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं, जैसे आम। असत्य फल क्या होता है? कभी कभी अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, ब्रह्मदल इत्यादि फल बनाने में भाग लेते हैं, ऐसे फलों को असत्य फल या कूट फल कहते हैं, जैसे कि सेब है, पुष्पासन, सेब में पुष्पासन जो है फल बनाने में पार्टिसिपेट करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 61 नहीं बल्कि 72 के तहत है, तो यहाँ पे कौन सही नहीं है? दूसरा वाला कथन सही नहीं है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है। इसे 2005 में स्थापित किया गया था, नहीं, ये कथन सही नहीं है, तो पहला सही है, ए ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, एक सेकेंड, 136 137 पे, कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह, सी ऑप्शन पढ़िए, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन अथवा विनियमन करता है, तो सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों को देखिए। पहला है, संविधान के अनुच्छेद 282 में वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान है, नहीं, यह कथन गलत है क्योंकि 280 में ना कि 282 में है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 281 में प्रावधान है कि वित्त आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदस्य में रखवाएगा, सही है। कौन सही नहीं? पहला सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं 139 पे, पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था नहीं, ये उसके साथ कार्य करती है। परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है। दूसरा, इसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अभी तक वर्ष 1992, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा में रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसके आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं कथन कांड का। कथन है मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार के साथ साथ वैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। कारण, मतदान के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 326 एवं जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में किया गया। दोनों कथन यहाँ पर आपके पूरी तरीके से सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 142 पर। देखिए 141 पे 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार 10% सीमित कर दिया गया। नहीं, 10 नहीं, 15%। ठीक है। और हालांकि राज्य में किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं, ये ऐसा प्रावधान था, उसको समाप्त कर दिया गया। तो कौन सही है यहाँ पर? यहाँ पर केवल दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 142 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों का निर्णय चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। नहीं, न्यायालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। तो ये गलत हो गया। संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाता है। नहीं, संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में कोई विवाद है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, किंतु राष्ट्रपति ऐसा निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। तो यहां पर आप देखें तो दोनों कथन यहां पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम ओम्बुड्समैन संस्था किस देश के द्वारा गठित की गई थी? स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा कब? 1809 में। स्वीडन के बाद जो है फिनलैंड, इसके बाद डेनमार्क और फिर नॉर्वे में गठित हुआ। ये सारे देश जो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। ये आपका सही है। दूसरा, 1958 में 1958 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कहेगी। ये भी सही है, व्यवस्था की। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1, 2, 3। आगे चलते हैं। 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में इसमें केवल 14 भाषाएं थीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, विधिक अधिकार है। अगला, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 42वें नहीं बल्कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से किया गया था यहां पर। तो आगे चलते हैं। तो यहां पर आपका कौन सही होगा? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। परमादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असफल रहने पर जारी की जाती है। बिल्कुल सही बात है। यह रिट निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध भी जारी की जाती है। विरुद्ध भी नहीं, ये गलत है। पहला वाला सही है। कौन सा, ये पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। परमादेश मैंडमस, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक अधिकारी, न्यायालय अथवा निगम अपने कार्यों या संवैधानिक दायित्वों को करने में असफल रहता है। इस प्रकार यह न केवल सार्वजनिक संस्थाओं अपितु अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। किनके विरुद्ध जारी नहीं होता है? तो उसमें निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो, भारत के राष्ट्रपतियों के राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित कौन सा है? अनुच्छेद 26, अंतःकरण के धर्म और अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 26 में नहीं है बल्कि 25 में है। तो पहला वाला गलत हो गया। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में सुनता। बिल्कुल सही बात है। और 26 में क्या था? 26 में धार्मिक करों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो यहां पर पहला गलत है, दूसरा और तीसरा आपका यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40 में। नीति निषेध तत्व के तहत दिया जाता है अनुच्छेद 40। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये 48 नहीं, 48 का है या 48A दोनों कह सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया आपका। दूसरा,
उपरोक्त प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नहीं, 44वें नहीं बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहां पर आपका पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इस वीडियो में 75 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।